हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं G7 और भारत के रिश्तों पर चर्चा करूंगा, खास करके कनाडा जो इस बार G7 की शिखर बैठक आहूत कर रहा है। आप सभी लोगों को पता होगा कि मार्च 1973 में G7 एक संगठन के रूप में अस्तित्व में आया था। उसमें मोटे तौर पर राजनीतिक और आर्थिक दो तरह की स्थिरता लाना विश्व में इसका उद्देश्य था। वो आज भी है, लेकिन अब इसमें जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें भी शामिल हो गई हैं और स्टेबिलिटी के साथ साथ पीस भी है। दूसरे शब्दों में शांति स्थापित करने का भी इसका एक उद्देश्य है, उसके साथ साथ वेलफेयर का भी एक उद्देश्य है। जैसे एड्स को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के इसने काफ़ी फंड रिलीज़ किया डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए, ताकि वो इनके द्वारा डेवलप जो भी वैक्सीन वगैरह हैं इसका भरपूर लाभ उठा सकें। तो मार्च 1973 से ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है कोई न कोई इंडियन लीडर, जनरली इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इसमें स्पेशल इनवाइटी के रूप में पार्टिसिपेट करता था। अरे भारत G7 का मेंबरान तो है नहीं। G7 के 7 सदस्य हैं: जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। 4, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा। 5, यूनाइटेड किंगडम। 6, यूनाइटेड स्टेट्स। 7, और यूरोपीय संघ जो है इसका नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर, यानी उसकी गणना नहीं की जाती, लेकिन वो इसमें भाग लेता है। खास करके उसके दो संगठन इसमें हिस्सा लेते हैं। एक तो यूरोपियन काउंसिल है जिसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, और एक यूरोपियन कमीशन है उर्सुला वॉन डर लाइमे, जिसकी अध्यक्षा हैं। तो एक यूरोपियन कमीशन और एक यूरोपियन काउंसिल इसमें पार्टिसिपेट इस बार कर रहे हैं कनाडा में। कनाडा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार निमंत्रण नहीं दिया है। दरअसल जो मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं, वो उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी से जस्टिन ट्रूडो, इनके पहले जो प्रधानमंत्री, जिनके समय में भारत के साथ रिश्ते खराब हो गए खालिस्तानियों को लेकर के, वो थे। उन्होंने आरोप लगाया था भारत पर कि भारतीय एजेंट ने ही हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी उग्रवादी था, उसकी हत्या कनाडा में गुरुद्वारा के से निकलते समय शायद कर दी गई थी। दूसरे शब्दों में भारतीय एजेंट की मदद से ही वो हत्या की गई थी। तो उन्होंने इनवाइट किया था कि इसमें भारत को हमारी जांच में सहयोग करना चाहिए, हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। भारत ने सीधे से इसको नकार दिया था। इसके पहले उन्होंने फाइव आइज़ का भी जिक्र किया था कि फाइव आइज़ की तरफ से भी इस चीज़ को हिंट किया गया है। उस समय जो बाइडेन तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, डेमोक्रेट, और वो फूटी यहाँ भी भारत को नहीं देखना पसंद करते थे। ये दूसरी बात है कि भारत से रिश्ते बेहतर हो रहे थे, तो उन्होंने खुल करके ये बात तो नहीं कही। लेकिन उनके समय में वाइस प्रेसिडेंट रही कमला हैरिस, जो कि आगे चल करके प्रेसिडेंशियल चुनाव भी लड़ी। उन्होंने कश्मीर से 370 सेक्शन आर्टिकल को हटाए जाने का विरोध किया था और इसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बताया था। बहरहाल कमला हैरिस या डेमोक्रेट पार्टी के लोग जो है थोड़े से वामपंथी विचारधारा के हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मानवतावादी, ह्यूमनिस्ट समझते हैं। उन्होंने भारत की आलोचना, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आए तो भारत में जगह जगह पूजा पाठ होने लगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप भी अपना रंग बदल रहे हैं। देखना है नरेंद्र मोदी कैसे इनसे पार पाते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग अपने मूल टॉपिक पर आ जाते हैं। कनाडा ने भारतीय प्रधानमंत्री को जानबूझकर के निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन इसी बीच उसने साउथ अफ्रीका जैसे उन देशों को निमंत्रण दिया जिन्होंने जिनकी इकॉनमी इमर्जिंग है या जिन्होंने पहले भी पार्टिसिपेट किया है G7 के साइड लाइन पर, यानी G7 की शिखर बैठक के दौरान जो स्पेशल इन्वाइटेड है। भाई इनके पास मतदान का अधिकार तो होता नहीं,
बातचीत करने के लिए बुलाए जाते हैं ये लोग, जैसे साइरिल रामफोसा साहब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, वो जाएंगे इसमें। सुना गया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी इसमें हिस्सा लेंगे। जर्मनी में भी नए चांसलर आ गए हैं। फ्रेडरिक बिंज साहब वहाँ ओलफ शुल्ज को हरा करके जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं। और यूनाइटेड किंगडम में भी तो सत्ता परिवर्तन हो गया, कीर स्टारमर आ गए हैं। अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं। फ्रांस में नहीं हुआ है, इमैनुअल मैक्रां जिन्हों कहते हैं वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। राष्ट्रपति फ्रांस में सर्वोच्च प्रधानमंत्री का पद तो होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। वो भारत की तरह से भारत में भी करता है, लेकिन वो उसी को करता है जिसको कि यानी 75-3 से, जो कि लोकसभा में बहुमत पार्टी का नेता होता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ अभी बहुमत दल तो देखा ही जाता है। प्रधानमंत्री वहाँ भी एक बड़ा पद है, लेकिन कैबिनेट की बैठकों का की अध्यक्षता वहाँ के राष्ट्रपति ही करते हैं, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि वहाँ प्रधानमंत्री वही करता है जो वहाँ का राष्ट्रपति चाहता है। दूसरे शब्दों में इमैनुअल मैक्रां साहब इसमें भाग ले रहे हैं, और इटली की जॉर्जिया मेलोनी जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। जापान के इशिबा साहब जो प्रधानमंत्री नए बने हैं, वो इसमें हिस्सा रहे। किशिदा इसके पहले थे, इशिबा इनका नाम, इशेरू इशिबा, ये इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये वहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं। और मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो 7 IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं मेंबरान के रूप में। यानी एक सदस्य देश के रूप में G7 जो अगर संगठन हम मान लें, इसका कोई अस्थाई सचिवालय वगैरह नहीं है। ये प्रेसिडेंसी इसकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जनरली रोटेट करती रहती है। जैसे पिछली बार इटली ने इसे आहूत किया था, इसे अब इस बार कनाडा कर रहा है। अब कैसे रोटेट करता है प्रेसिडेंसी, एकदम से एग्जैक्ट बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि आई के बाद सी तो आता नहीं है। लेकिन फिर भी इटली के बाद कनाडा इसका आयोजन कर रहा है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि कनाडा जो है वो इटली के तुरंत बाद तो आएगा नहीं। इटली के बाद आई से शुरू होता है इटली, इसके बाद तो फ्रांस वगैरह का, जर्मनी का नंबर आना चाहिए, जर्मनी के बाद फ्रांस का आना चाहिए, कनाडा का पहले आ जाना चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ बदलाव हुआ हो, मुझे उसकी जितनी जानकारी नहीं है। लेकिन इस बार कनाडा में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये सही है। इस बार क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पीस पर भी फोकस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी फोकस है। यानी ये सभी मुद्दे उठेंगे, इन सभी पर विचार विमर्श किया जाएगा, बहस की जाएगी। 2 दिन की ये शिखर बैठक है। पहले दिन तो विचार विमर्श किया है, दूसरे दिन प्रस्ताव पारित होते हैं। यही G7 देशों की का शक्ल है। बहरहाल हमने आपको बता दिया कि भाई कनाडा ने भारतीय प्रधानमंत्री को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, क्यों कनाडा के मार्क कार्नी साहब जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं। जब नाराज़गी कोई बात नहीं है, एक्चुअली जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के जस्टिन ट्रूडो ने बीच में ही त्यागपत्र दे दिया था, जब जगमीत सिंह जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, जब उनसे कुछ मनमुटाव हो गया जस्टिन ट्रूडो का, जो कि लिबरल पार्टी के नेता थे। बिना खालिस्तानियों के सपोर्ट के वहाँ सरकार चल नहीं सकती थी। संभवतः जगमीत सिंह के पास 25 सांसद वहाँ हैं, 170 संभवतः सांसदों की ज़रूरत है। 338 संभवतः निचले सदन की संख्या है वहाँ। तो इसका मतलब हुआ कि 70 सदस्य चाहिए। 70 सदस्यों में 156 के करीब ही इनके पास थे, 156 या 157। लिबरल पार्टी के पास तो जाहिर है इनको सपोर्ट दिया था, जगमीत सिंह ने बीच में सपोर्ट वापस कर लिया था।
लेकिन उनकी एक शर्त ये भी थी कि भाई नेता को बदला जाना चाहिए। तो जस्टिन ट्रूडो ने इसी के मद्देनज़र रिजाइन कर दिया था। अब देखना आगे है कि भाई इसमें क्या खेला होता है। आपको हम बता दें G7 के अधिकांश सदस्य देशों के बीच आपस में ही राय नहीं है बहुत सारे मुद्दों को लेकर, जैसे इजराइल के का खुल करके सपोर्ट करता है अमेरिका, लेकिन वहीं फ्रांस इससे इत्तेफाक नहीं रखता। G7 के अन्य सदस्य देश भी जापान को छोड़ करके वो इसमें इत्तेफाक नहीं रखते कि भाई इजराइल जो है लगातार सिविलियन इलाकों को टारगेट करे और सिविलियंस की हत्या करे। लेकिन फिर भी एक झंडे तले मिल रहे हैं, एक झंडे तले आ रहे हैं। यही तो शगल है इसका G7 देशों का। खैर जो भी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इस बार नहीं जाएंगे कनाडा, ये श्योर है, चूँकि उनको निमंत्रण ही नहीं आया है। निमंत्रण क्यों नहीं आया है? क्योंकि खालिस्तानियों का विरोध कर दिया भारत सरकार। खालिस्तानियों को उग्रवादी या आतंकवादियों की तरह से देखती है। और जगमीत सिंह जो है नंबर 1 का खालिस्तानी नेता है, और खालिस्तानियों का अच्छा खासा प्रभाव है कनाडा में। लगभग 2% वोट तो उन्हीं का है, लेकिन प्रभाव डाल करके वो 5 से 6% वोट पड़वा सकते हैं उस पार्टी के पक्ष में जो पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। जाहिर है 5 से 6% वोट तो कम नहीं होता है, बहुत होता है। और वहाँ खालिस्तानी, खास करके पंजाब मूल के जो पंजाबी लोग हैं वहाँ जा कर के खालिस्तानी बन गए हैं, वो भरे पड़े हैं। और खालिस्तानी, जाहिर है खालिस्तान एक अलग देश है, एक अलग राज्य तो है नहीं। एक स्वतंत्र देश के रूप में खालिस्तानी समर्थक चाहते हैं, जो भारत को तोड़ करके वहाँ अलग हो करके चाहते हैं कि भाई खालिस्तान एक अलग देश बने। बहरहाल उनका तो सपना सपना ही रह जाएगा। इसी क्रम में हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक ज़बरदस्त खालिस्तानी उग्रवादी था, वो एक गुरुद्वारा से निकल रहा था, उसमें उसकी हत्या कर दी गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुल्लम खुल्ला कहा था कि एक भारतीय एजेंट ने इसकी हत्या की, इसकी हत्या में शामिल है, षड्यंत्र रचने में। यह बात उन्होंने संसद में कही थी वहाँ के। और इस प्रकार से उन्होंने भारत को निमंत्रण दिया था कि भाई भारत आवे, साथ मिलकर के इसकी जांच करते हैं। लेकिन भारत ने इसे बहुत दूसरे तरह से देखा। ये वास्तव में नागवार गुजरने वाली बात है भी। भाई ज्वाइंट अगर मान लीजिए जांच करता भारत, इसका मतलब भारत कहीं न कहीं कॉम्प्लिसिट है, कहीं न कहीं इसमें शामिल है, ये संदेश आता। उन्होंने 5 आइज़ का भी जिक्र किया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल हैं, जो कि एक मुख्य रूप से इंटेलिजेंस नेटवर्क है, यानी खुफिया जानकारी एकत्र करने का नेटवर्क है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली एक प्रकार से ये कहना चाहा कि भाई 5 आइज़ ने भी इसका समर्थन किया कि इसमें एक भारतीय एजेंट शामिल है। इसी प्रकार से कोई समगुप्ता हैं, उनको अमेरिका में कौन पन्नू है, और वहाँ खालिस्तानी नेता है, उसको मारने के संबंध में उसको गिरफ्तार किया अमेरिका ने। कहा जाता है FBI के कांस्टेबल ने ही छद्म रूप से बात किया था इनसे, मिस्टर गुप्ता से, और इस प्रकार से अमेरिका में वो पकड़ा गया। कौन पन्नू नाम है, देखो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ पूरा नाम उसका, मैंने पन्नू है। खैर जो भी है, लेकिन ये है कि कनाडा के साथ भारत के रिश्ते इस समय थोड़े से अनबन की वजह से ख़राब चल रहे हैं, और देखते हैं इसके बाद और भी ख़राब होगा। देखते हैं अगर नई पार्टी आती है वहाँ सत्ता में तो उसमें क्या होता है। जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।